हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज बात करेंगे भारती हेक्साकॉम आईपीओ के बारे में। ये बड़ा ही दिलचस्प आईपीओ है और इसमें कई चीज़ें काफ़ी एक लर्न करने के लिए मुझे मिली थी और वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। ये आईपीओ अप्रैल 3 से अप्रैल 5 पे आया है और ये कंपनी 1995 पे इस्टेब्लिश हुई थी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। और ये पहली एक ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है और इसके कारण ये आईपीओ आया है। यस, ये पहली ऐसी कंपनी है जिसमें कि दो इन्वेस्टर हैं, एक भारती एयरटेल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना शेयर बेच रही है, इसके कारण ये आईपीओ आया है। तो अब मैं आपको थोड़ा इस कंपनी के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी 1995 पे इस्टेब्लिश हुई थी और इसके दो शेयर होल्डर हैं, भारती एयरटेल 70% शेयर होल्डर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो है टीसीआईएल के थ्रू, यानी टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। उसके थ्रू जो टीसीआईएल है उसके थ्रू इसका उनका शेयर है 30%। वो अपना 30 में से 15% शेयर निकाल रहे हैं और बाकी 15% रिटेन करेंगे। तो जो ये 15% निकाल रहे हैं उसी के कारण ये जो आईपीओ है वो आया है। और ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, यानी कि जो प्रमोटर हैं उनके पास जाएगा। तो ये सारा का सारा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल यानी सारा पैसा प्रमोटर के पास जाएगा, इसमें कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, कोई भी पैसा ग्रोथ के लिए नहीं जाएगा। सो ये रीज़न था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पैसा मिलेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ब्रॉडबैंड फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की जैसे सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है। और ये लेकिन दो सर्कल में प्रोवाइड करती है, एक है राजस्थान और एक है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये उस साइड पे ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है। और इसका जो शेयर है राजस्थान में वो है अराउंड 40% ऑफ टोटल मार्केट शेयर, और इसका जो नॉर्थ ईस्ट में जो शेयर है वो है अराउंड 52% ऑफ मार्केट शेयर। तो ये दोनों ही सर्कल्स पे ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है। और इन्होंने भारती एयरटेल के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि भारती एयरटेल यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं करेगी, सिंस यही कंपनी यहाँ पर जो भारती एयरटेल के थ्रू हैं यही कंपनी करेंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। भारती एयरटेल जो इसकी प्रमोटर है वो क्या करती है, वो यहाँ पर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसकी जो मैनेजमेंट जो पूरी है, जो ये इसकी स्ट्रैटेजीज जो भी होती हैं वो प्रॉपरली भारती एयरटेल ही करती है। उसके एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करते हैं जो टॉप पोजीशंस पे हैं। वो जो भारती एयरटेल के ही एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं टॉप पोजीशंस वाले, जो स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं एंड ऑल दैट, विच आर इन क्रूशियल, विच आर इन क्रिटिकल पोजीशंस। और बाकी जो भी मतलब के एम्प्लॉयज़ हैं वो इनके जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं और वो भारतीय एयरटेल के पेरोल में नहीं होते, वो इन्हीं की कंपनी हेक्साकॉम के उसमें पेरोल पर हैं। तो इससे क्या होता है कि इनको एक बहुत बड़ी सिनर्जी मिलती है। सिनर्जी में एडवांटेज मिलता है क्योंकि भारतीय एयरटेल तो पूरे पैन इंडिया में है। एक तो उनको ये एडवांटेज मिलता है और एक उनको एडवांटेज ये भी मिलता है कि ये जितना भी जो कॉस्ट होता है, ये भारत जो भी एम्प्लॉयज़ का जो कॉस्ट होता है ये भारतीय एयरटेल ही ब्रॉन करती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये कंपनी भारतीय एयरटेल को 1.7% मैनेजमेंट फीस पे देती है। और चलिए थोड़ी सी बात करते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। ये आईपीओ जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल 3 से अप्रैल 5 पे आएगा और ये अप्रैल 12 को ये लिस्ट होगा। इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है वो है 542 से 570 और इसमें एक लॉट में 26 शेयर हैं। तो इसमें अराउंड आपको 14,800 के लगभग आपको एक लॉट इसमें मिलेगा और कंपनी इससे 4,275 करोड़ रुपीस इस आईपीओ के थ्रू लेगी,
जो कि सारा का सारा पैसा जो इनके प्रमोटर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू TCIL टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सारा का सारा पैसा उनके पास जाएगा। एयरटेल इसमें एक भी शेयर बेच नहीं रहा है, तो एयरटेल के पास जितने शेयर्स हैं वो उतने शेयर्स ही रहेंगे। और सिंस ये पूरा का पूरा OFS है तो इसमें कोई भी फ्रेश इशू तो है नहीं, यानी कि कोई भी पैसा कंपनी के पास तो जाएगा नहीं। तो इस तरह से इसके IPO के मनी यूज़ होंगे। और इसके हिसाब से अगर देखेंगे इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 28,500 करोड़ के करीब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की होगी। इसका एंकर बुक की था अराउंड 1923 करोड़ का। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो सारा का सारा जितने भी बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं या छोटे छोटे से भी म्यूचुअल फंड हैं उन सभी ने लगभग सब्सक्राइब किए, चाहे वो आदित्य बिरला है, ICICI है, कोटक है, HDFC है, SBI है, टाटा है, एवरीथिंग यू नेम इट, इट इज़ देयर, वाइट ओक है, एवरीथिंग। आई सॉ दैट कि उनकी जो एंकर लिस्ट है उन्होंने सब ने लगभग सब्सक्राइब किया है। बट इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जो रिटेल पोर्शन है, आज सेकेंड डे है, जो रिटेल पोर्शन है वो सिर्फ 1.12 अभी तक सब्सक्राइब हुआ है, एक टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, लिटिल बिट ओवर 1. तो ये एक चीज़ मैं आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। और अगर आप देखेंगे इनके ग्रोथ के फैक्टर्स, इस कंपनी के ग्रोथ के फैक्टर्स अगर आप थोड़ा सा हम देखेंगे तो ये लोग जो एयरटेल की जितनी भी जैसे पेमेंट सर्विसेज हैं या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं एयरटेल जो आपके पेमेंट के हैं या जो भी इनके जो एयरटेल ने हमारे लिए डाले हुए हैं कहीं जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे यूज़ करते हैं, चाहे वो मनी के रिलेटेड हो, चाहे वो बिल करने के लिए हो, तो दे कैन यूज़ एवरीथिंग। तो वहाँ पे इनको काफ़ी अच्छी जिस तरह मैंने बताया था कि सिनर्जी मिलती है, तो यहाँ पे इनको। और कंपनी के अगर ग्रोथ फैक्टर्स देखेंगे तो सबसे पहला ही ग्रोथ फैक्टर जो है इनका सबसे स्ट्रॉन्ग है ब्रांड नेम एयरटेल। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, पैन इंडिया है, तो ये इनको मिलता है भारतीय एयरटेल का जो ब्रांड नेम है। और दूसरा अगर देखेंगे कि कंपनी के काफ़ी कस्टमर्स इसमें 2G में हैं, तो कंपनी जब 2G से 4G में जाएगी तो इनके जो काफ़ी कस्टमर्स हैं वो जब 4G ऑप्ट करेंगे तो इनको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। फिर कंपनी ने लास्ट, अगर मैं आपको फाइनेंशियल्स जब बताऊंगा कि 23 पे इनके रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज हुए हैं, जैसे फाइनेंशियल 21 पे इनके रेवेन्यू अराउंड 4,700 करोड़ थे, जो कि फाइनेंशियल 23 में अराउंड 6,400 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो ये जब पूछा गया था कि आपने रेवेन्यू कैसे इंक्रीज किए हैं, तो कंपनी के जो आरपू हैं, आरपू इस टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है, ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी हर यूज़र से लगभग आपको कितना रुपया मिलता है वो होता है आरपू। तो इन्होंने वो इंक्रीज़ किया है, मतलब अपनी जो सर्विसेज है, मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो इन्होंने अपनी उसके जो टैरिफ हैं वो थोड़े बढ़ाए हैं, फीस इसमें इन्होंने बढ़ाई है कस्टमर को, तो एक कस्टमर से इन्होंने ये वो चीज़ इंक्रीज़ करी है, तभी इनके जो आरपू है वो इंक्रीज़ हुआ है और इसी कारण इनका जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल 23 में काफ़ी अच्छा हुआ है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि हमने जब रेवेन्यू की बात करी है तो डेफिनेटली हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स की। इनका रेवेन्यू जैसे मैंने आपको बताया अराउंड 4,700 करोड़ का था फाइनेंशियल 21 पे, फाइनेंशियल 23 में वो रेवेन्यू अराउंड 6,500 करोड़ का हो गया था। जो प्रॉफिट है इनका फाइनेंशियल 21 पे, इनका जो प्रॉफिट है वो इनका प्रॉफिट नहीं था, इनका लॉस था 1,033 करोड़ का। तो इनका जो 1,033 करोड़ का लॉस था वो इन्होंने टर्न कर दिया है प्रॉफिट में फाइनेंशियल 23 में 549 करोड़ रुपीस। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इनका फाइनेंशियल 22 पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था 1,675 करोड़ का। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो प्रॉफिट है वो गिरा है फाइनेंशियल ईयर 22 से, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल 21 से 23 की बात करूं तो वो लॉस से प्रॉफिट पे गए हैं। तो फाइनेंशियल 22 पे इनका जो प्रॉफिट था वो था 1,675 करोड़ और फाइनेंशियल 23 पे इनका जो प्रॉफिट है वो है 575 करोड़। तो इनका ये प्रॉफिट इसलिए कम हुआ है क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करी हैं।
फाइनेंशियल 23 पे। तो दैट इज़ द रीज़न कि इनका प्रॉफिट गिरा है फाइनेंशियल 23 पे। अब बात करेंगे जो 9 मंथ्स अप्रैल 23 से दिसंबर 23 का जो 9 मंथ्स हैं, उसमें जो इनको जो रेवेन्यू था वो अराउंड 5200 करोड़ के करीब रेवेन्यू था और इनको प्रॉफिट अराउंड 282 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। कि जो डेट इक्विटी है वो है 1.4 और इनका जो टोटल डेट है वो है 6300 करोड़ का। कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो है 11 और कंपनी की जो प्राइस अर्निंग है वो अराउंड 55 के करीब आ रही है। अगर आप देखेंगे इसके कॉम्पिटिटर्स हम एयरटेल से जैसे या जियो की तो भी है नहीं, पब्लिश नहीं है, लेकिन एयरटेल से ही हम देखेंगे तो उसके हिसाब से काफ़ी ये चीप ट्रेड कर रहा है। एयरटेल की इस समय की प्राइस टू अर्निंग है 80 और इसकी प्राइस टू अर्निंग है अराउंड 55 के करीब। तो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू डेफिनेटली हो सकता है कि लिस्टिंग के समय डेफिनेटली कस्टमर इन्वेस्टर्स को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट के प्राइस के बारे में। ग्रे मार्केट प्राइस इसकी जब ये आया था तब एकदम से बढ़ी थी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू जब ये आया था तब इसकी वैल्यू अराउंड 60 तक गई थी। उसके बाद ग्रे मार्केट प्राइस 30 तक नीचे गई है, 50% नीचे गिरी थी और उसके बाद अब ये 58 की है। यानी यदि अब देखेंगे तो ये शेयर लिस्ट होगा 628 पे। लेकिन जैसा मैं आपको बताता हूं, ग्रे मार्केट प्राइस इज जस्ट एन इंडिकेशन। ये आपको कहीं से भी पूरा का पूरा नहीं बताती है कि क्या होगा। आपको मतलब पूरे फंडामेंटल्स पूरे स्टॉक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छा इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको ये बताता हूं, जैसे कि अभी अगर आप अच्छी स्टडी करेंगे तो आपके स्टॉक्स भी अच्छे जाएंगे। मैंने 6 मंथ्स पहले जेन टेक्नोलॉजीज की स्टडीज अच्छी तरह से करी थी, इसकी वीडियो भी अपलोड करी थी 6 मंथ्स पहले, आप लोग देख सकते हैं। उस समय उसी की प्राइस अराउंड 550 के करीब था वो। टुडे द सेम थिंग इज 1050। और उसमें रीजंस जो मतलब कि मैंने उस समय देखे थे, जो ग्रोइंग फैक्टर्स हैं वो भी बताए हुए थे कि क्या क्या इसके ग्रोइंग फैक्टर थे। ये डिफेंस का स्टॉक है और मैंने इसके पूरी डिटेल्स बताई थी। और आज अगर आप देखेंगे तो कंट्रीज़ को उसी तरह की सिमुलेटर्स की, एंटी ड्रोन्स की ज़रूरत है। तो इट ऑल कम्स, मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ, इट ओनली लाइक यदि आप फंडामेंटली पूरे स्ट्रांग होंगे स्टॉक के ऊपर और स्टॉक के ऊपर पूरा बिजनेस पर्पज उसका समझेंगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ वेरी गुड चॉइस। सेम थिंग एक और स्टॉक की मैंने उसकी वीडियो भी डाली हुई है, वो भी 4-5 मंथ्स पहले डाली थी शायद। दैट इज़ रेनबो हेल्थ केयर स्टॉक, वो भी मैंने डाला हुआ है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, वैसे कहीं वीडियोस हैं मेरी। तो एनीवे लेट्स मूव। चलिए अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो किसी भी कंपनी का होता है, वो है रिस्क। रिस्क इस कंपनी का सबसे पहला रिस्क ये है कि ये सिर्फ 2 स्टेट्स में ऑपरेट करती है, राजस्थान और नॉर्थ, 2 सर्कल्स में, सॉरी, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल में, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आप देखेंगे इन दोनों ही स्टेट पे अगर कोई भी इवेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली, या कोई भी इवेंट्स या पॉलिटिकल इवेंट्स भी कह लीजिए अगर कुछ होते हैं तो, और जो इनके फेवरेबल नहीं होते हैं, तो इनका रेवेन्यू काफ़ी हद तक गिर सकता है। सेकंड, आप देखेंगे इन दोनों की दोनों स्टेट्स के अंदर राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री रेवोल्यूशंस अभी तक नहीं है जो कि हम बाकी इंडिया में जैसे देख सकते हैं, चाहे जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, हैदराबाद है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का रैपिड लाइक अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये चीज़ बाकी है। तो ये डेफिनेटली इनके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसके लिए एक चैलेंज करता है। थर्ड रिस्क अगर आप देखेंगे, जो इनके कस्टमर्स हैं, कस्टमर बेस है, वो इनका 25 मिलियन है। 25 मिलियन इज अराउंड 2.5 करोड़। तो वो 2.5 करोड़ मैंने लास्ट 3 ईयर से देखा है कि 2.4, 2.5, 2.6 इतना ही है, लगभग 5% में ग्रोथ हो रहा है। और ये कस्टमर्स जो हैं वो अगर आप देखेंगे उस इनका 97% जो रेवेन्यू है, 97% रेवेन्यू ये लोग मोबाइल सर्विसेज से आता है। तो ब्रॉडबैंड और वो जो फिक्स्ड लाइन सर्विसेज होती हैं वहाँ से इनको रेवेन्यू काफ़ी कम मिल रहा है।
तो ये, और सिंस यहाँ पे इंडस्ट्री भी नहीं है, तो इनकी जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं कि इन ये ग्रो कैसे करेंगे, ये सब इंडिविजुअल्स पे ही ज़्यादा ये लोग डिपेंड हैं। तो दैट इज सीरियस थ्रेट, क्योंकि इनका ग्रोइंग इतना फास्ट नहीं है। ये एक चीज़ है। और फिर मैंने एक बड़ी शानदार एक चीज़ देखी, मैंने जिस तरह आपको बताया था कि इसमें कहीं कहीं बड़ी शानदार चीज़ें मिल रही हैं, ये देखने के लिए मिल रही हैं कंपनी का, जो मैंने आपको फाइनेंशियल में बताया था, फाइनेंशियल ईयर 21 में लॉस था। सेबी की गाइड ऑफ लॉस था फाइनेंशियल 21 में, 22 में प्रॉफिट था, 23 में प्रॉफिट था, ठीक है जी। 21 में लॉस था। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से यदि आपका 3 इयर्स में कोई भी एक बार में लॉस होता है, एक बार भी किसी में भी लॉस होता है, या आपका जो प्रॉफिट है वो 15% जो आपके एवरेज प्रॉफिट पे से किसी में कम होता है, ऑफ कोर्स अगर किसी में लॉस आ जाएगा तो आपका डेफिनेटली 15% प्रॉफिट तो है नहीं, तो ये मैं आपको सेकंड भी बता रहा हूँ। अगर होता है तो आप ये समझ लीजिए, अगर किसी भी 3 इयर्स में से एक बार भी अगर लॉस होता है, तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हमारे जैसे लोगों को वो कंपनी 10% से ज़्यादा शेयर नहीं दे सकती। जो इनका इशू साइज है, जो टोटल इशू साइज है, उसका सिर्फ हमें मैक्सिमम 10% दे सकती है। बाकी सारा का सारा 90% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स, HNIs, यानी ये सारे, ये जो पूरा जो अदर सेगमेंट है, ये उन्हीं को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आप इस शेयर इसको आप देखेंगे, इसको कंप्लीटली आप इसको देखेंगे, ये अपना जितना भी जो टोटल इशू है, इसमें से सिर्फ हम लोगों को ये 10% ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गाइडलाइन है, क्योंकि इनका एक लॉस हुआ है लास्ट 3 इयर्स में। दैट इज द रीजन। यही अगर आप कंपनीज देखेंगे जिनका प्रॉफिट है, जैसे मैं आपको बताता हूं, टाटा टेक देख लीजिए, एरेडा देख लीजिए, इनका प्रॉफिट है, लेकिन इन लोगों ने 33-35% तक, जो इशू साइज का 33-35% है, वो रिटेल शेयर होल्डर को दिया हुआ है। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात थी, जो मैंने कहा मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करूं। तो ये एक जो भी है एक रिस्क भी है कि ओनली 10% ही रिटेल शेयर होल्डर को मिल रहा है, बट दिस इज द रीज़न। हाउएवर एक चीज़ में बेनिफिट भी है कि जो मेजर जो इस कंपनी के जो स्टेक है 90% है, वो सारा का सारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स या रिटेल म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दैट, या जो HNIs हैं, ये उनके पास जाएगा, एंड समहाउ वी आर सेफ। तो दिस वाज ऑल्सो अ पॉइंट विच आई वांटेड टू शेयर। फिर इनका मैंने जो रिस्क देखा था, एक ये भी था, इनकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं इस इंडस्ट्री में। और फिर इनकी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स होती हैं, सेकंड रिस्क बता रहा हूँ, इनकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स होती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे कि 5G अभी आ रहा है, तो वहाँ पे उनको टावर्स लगाने हैं, तो 5G को के हिसाब से ही इनको सारा पूरा सेटअप करना पड़ेगा। फिर 5G के बाद आगे 6G आने वाले टाइम पे, और आगे जैसे कि अपग्रेड्स होंगे, तो इनको वो पूरा टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी। फिर जैसे कि आप देखेंगे कि कई जैसे सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको इंटरनेट पे ही सर्विस प्रोवाइड कर लेंगे, जैसे गूगल की जैसे आपको मिलती है व्हाट्सएप पे जैसे कॉल है। तो ये सारे एक तरह से इनको थ्रेट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो इनको एनकाउंटर करने पड़ते हैं, और ये देखना पड़ता है इनको। तो इस तरह से जो भी नई नई चीज़ें आती हैं, या जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, अपग्रेड्स होते हैं, तो इनको पूरा का पूरा अप टू डेट पेज रहना पड़ता है। और इसके कारण अगर आप देखेंगे, इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है। इनका मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अराउंड है, वो 30% इनका है टोटल, इनके टोटल रेवेन्यू का। आप उसमें अपग्रेड बोल दीजिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बोल दीजिए, तो इनका लेकिन इनका जो 30% रेवेन्यू में इतना ज़्यादा इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इनको इनके इनके ये दे आर डिपेंडेंट ऑन द टावर्स, और इनके अराउंड ये जो 24,000 अराउंड टावर्स यूज़ करते हैं, उसमें से 5,000 के करीब टावर्स तो इनके अपने हैं, भारतीय हेक्साकॉम के।
लेकिन बाकी के 19,000 टावर्स के लिए इनको पेमेंट करनी पड़ती है। बेशक उसमें से 13,000 टावर्स, इन 19,000 में से 13,000 टावर्स एयरटेल के हैं, लेकिन तो भी इनको एयरटेल को जो कंपनी है, इंडस टावर्स हैं, ये उनको पेमेंट इन्हें करनी पड़ती है। फिर आप देखेंगे जो इनके नेटवर्क एंड फाइबर जो कॉस्ट होती है, वो उनको ये भी काफ़ी ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। जो इतने टोटल एसेट्स लेते हैं उसका 74% आप ये लोग नेटवर्क एंड फाइबर कॉस्ट में देते हैं। फिर इनको जो एयरटेल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वहाँ पे जब एट्रिशंस होते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं, तो उनको ये भी बियर करना पड़ता है कि क्योंकि वहाँ पे 26% तक का एट्रिशन है होता है एयरटेल में। तो सिंस सीनियर मैनेजमेंट उनकी सारी की सारी, जिस तरह मैंने बताया, वो एयरटेल की है, और जो स्ट्रैटेजीज प्लान्स एंड ऑल जो भी करते हैं वो एयरटेल के करते हैं। तो वो अगर वो एम्प्लॉयज़ छोड़ते हैं तो इनको डेफिनेटली ये भी एक ब्लंट, ये भी इनके ग्रोथ फैक्टर्स को हैम्पर करता है। और अगर आप देखेंगे इतने सारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेटवर्क एंड फाइबर कॉस्ट, प्लस इनके जो कॉस्ट हैं जो शेयर करते हैं एयरटेल के साथ, अगर आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले कॉस्ट होते हैं। और तभी ये ऐसी कंपनीज, आप देखेंगे इनकी जो ये इन कंपनीज में डेट काफ़ी ज़्यादा होता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इन्हें टाइम टू टाइम पे इतना बड़ा कैपिटल करना पड़ता है। नेटवर्क्स हैं, टावर्स हैं, अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी को, ऑल दैट इनको ही करना पड़ता है। और इसके लिए क्या करते हैं कि ये डेफिनेटली पैसा मार्केट से लेते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक बैंक्स होंगे या इंटरनेशनल बैंक्स में। तो इन्होंने भी अपना पैसा डोमेस्टिक्स और इंटरनेशनल बैंक से लिया है, और इनका 99% जो इनका मनी है जो इन्होंने लिया हुआ है वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। तो कल को किसी भी रीज़न से अगर कंपनीज की पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या चेंज होती हैं, कंपनी को किसी कंट्री की इकॉनमिक कंडीशन चेंज होती है और इन्होंने वहाँ से पैसा लिया है, तो पॉइंट मीन्स लाइक ये ऐसा पॉइंट आ सकता है कि जब इनको एकदम से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है और ये पैसा लेने जाते हैं, तो वो मतलब कि कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके ज़्यादा मिले, इनको ये महंगा मिले वो मनी। फिर आप देखेंगे जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात आती है, तो आजकल सैटेलाइट इंटरनेट का भी काफ़ी बातें सुनी आती हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट से मतलब कि ब्रॉडबैंड जैसे फिक्स्ड है वो नहीं होगा, फिक्स्ड वायर नहीं होंगे, ब्रॉडबैंड्स नहीं होंगे, तो उसमें आपको सैटेलाइट इंटरनेट से भी आपको कहीं पर भी इंटरनेट मिल सकता है। तो लाइक इवन दो अगर आप किसी लाइक फॉरेस्ट में भी होंगे तो भी आपको इंटरनेट मिलेगा विदाउट टावर्स ऑल्सो। तो उसके लिए लेकिन काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है। तो कल को ये अगर इवोल्यूशंस आते हैं, टेस्ला में तो ऑलरेडी एलन मस्क ने ये ला चुके हैं वो सैटेलाइट इंटरनेट। इंडिया में भी कई जगह पर भारती एयरटेल और ये कर रहे हैं, जियो काफ़ी ये दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। तो दिस विल ऑल्सो हैव अ बिग कॉस्ट फॉर दिस कंपनी वेन एवर इट कम्स। और इसी के साथ ही कॉम्पिटिशन भी ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि इन लोगों ने अपनी क्या करी थी, प्राइस इंक्रीज करी थी, आरपू इंक्रीज किया था, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो इन्होंने अपना वो इंक्रीज किया था, तभी इनके फाइनेंशियल 23 में रेवेन्यू इनका अच्छा आया था। मैंने ये देखा था कि जो भारतीय एयरटेल का आरपू था, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र मतलब हर कस्टमर से एवरेजली कितने की उसको बिलिंग होती है, तो यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो भारतीय एयरटेल का था वो अराउंड 205 के करीब था, और इस कंपनी का 195 के पास है। तो लगभग इस चीज़ में ये बराबर ही, भारतीय एयरटेल के बराबर ही ये चार्ज करते हैं। हाउएवर भारतीय एयरटेल ने तो प्रॉमिस किया कि भाई मैं तो एग्रीमेंट है, मैं तो आऊँगा नहीं यहाँ पे कंपटीशन करने, लेकिन अगर कोई और कॉम्पिटिटर आता है जैसे कि वोडाफोन है या रिलायंस जो है, और वो आके मार्केट को डिस्टर्ब करता है, तो इनके लिए काफ़ी ये प्रॉब्लम की एक बात होगी। और आजकल आपको पता ही है कि कस्टमर अपने नंबर को पोर्टेबल बहुत फास्ट से करता है, तो यदि वो कोई अच्छी सर्विसेज देखेगा तो डेफिनेटली वो कस्टमर को अपना नंबर वो कर सकता है, चाहे वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा सकता है। तो ये भी इनके लिए काफ़ी बड़ा एक रिस्क होगा। और फिर अगर आप इनके कंटिजेंट लायबिलिटीज़ देखेंगे तो वो है 733 करोड़ की। उसमें से अराउंड 550 करोड़ रुपीस इनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पे करना है, बट दैट इज़ कंटिजेंट। मैं आपको बताता हूँ ये था क्या एक्चुअली। ये था कि अगर पहले क्या हो रहा था कि जो भी सर्विसेज ले रहे थे पहले टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से,
तो फिर ये बोल रहे थे कि हम आपके इनको कोई फीस देनी पड़ती है जो भी सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे कि ये भारती एयरटेल है, चाहे ये हेक्साकॉम है, चाहे रिलायंस जियो हैं, तो जो भी इनको जो पेमेंट होती है वो जो भी ये सर्विसेज ले रहे थे टेलीकम्युनिकेशन की कि भैया ये सर्कल आपको दिया है तो अब आपको हमें थोड़ी सी पेमेंट करनी है, तो सारी जो कंपनीज थी उनको TRI को पेमेंट करनी थी, ये पेमेंट हमें इनको करनी है, लेकिन वो सारी पेमेंट धीरे धीरे डेफर कर रही थी, चाहे वो वोडाफोन है, टाटाज हैं, सब अपनी कंपनी डेफर कर रही थी धीरे धीरे करके कि हम दे देंगे दे देंगे दे देंगे, लेकिन वो धीरे धीरे होके काफ़ी ज़्यादा पाइल्ड अप हो गया। और 3-4 इयर्स बैक तो इंटरेस्ट के साथ उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई थी, इतनी ज़्यादा आई थी कि बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई हैं, बीच में आया है और उन्हें वोडाफोन के शेयर्स के लेने की भी बात करी थी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे वो जो लाइसेंस फीस थी वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा भी हो गई थी, एंड विद इंटरेस्ट इन कंपनीज के ऊपर काफ़ी बड़ा हिट था। तो अभी भी ऐसे केसेस कहीं चल रहे हैं, कई कंपनीज ने थोड़ी थोड़ी सेटलमेंट कर दी है, पर कई केसेस अगर आप देखेंगे टाटा कम्युनिकेशंस या वोडाफोन आइडिया या भारती एयरटेल इस कंपनी में, तो वो चीज़ें चल रहे हैं। तो इसी कारण इनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को इन्होंने कंटेंट लायबिलिटी दिखाई है वो है 550 करोड़ की दिखाई हुई है अराउंड, जो इनको देनी पड़ेगी अगर दे आर अनसक्सेसफुल। और अगर आप इनके प्रमोटर की बात करें जो ऑफकोर्स भारती एयरटेल है, जिसका पैन इंडिया में पूरा का पूरा ये एयरटेल जो जो टेलीकम्युनिकेशंस इसमें है, तो इनकी अगर बात करें सिंस वो इनके प्रमोटर हैं तो उनके अगेंस्ट 650 केसेस चल रहे हैं जो अराउंड 37,000 करोड़ के हैं। ऑफकोर्स जो मैंने आपको ये वाला केस बताया ये उनके अगेंस्ट भी चल रहा है और वो अराउंड 30,000 करोड़ के अमाउंट का चल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फॉर देम। और सिंस इन ये जिस डिपार्टमेंट में जो टेलीकम्युनिकेशंस हैं इनको अपनी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पूरी अप टू डेट रखनी पड़ती है, रोबस्ट रखनी पड़ती है, चाहे वो इनके अपने ERP पैकेजेस हों, चाहे वो उनकी डेटा सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हों, तो इसमें भी इनको एक्सपेंडिचर्स आते हैं, तो इनको वो भी उनको बेयर करने पड़ते हैं। तो अगेन इनके लिए ये भी एक रिस्क है, और एक यहाँ पे भी इनको इनका रेवेन्यू इसी कारण से थोड़ा कम भी होता है। So this was all about from my side for this Bharti Airtel Hexacom IPO। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।